दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 28 जनवरी 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों नए कृषि कानूनों के विरोध में करीब 2 महीने से गाजीपुर बॉर्डर पर डटे राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ ने आज अपना आंदोलन खत्म कर दिया है। जी हां, राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीएम सिंह ने भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि हम लोगों को पिटवाने के लिए हम यहां नहीं आए हैं, हम देश को बदनाम करना नहीं चाहते हैं। वीएम सिंह ने कहा कि राकेश टिकैत ने एक भी मीटिंग में गन्ना किसानों की मांग नहीं उठाई है। उन्होंने कहा कि हम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विरोध को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं जिसकी दिशा कुछ और हो, इसलिए मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन वीएम सिंह और अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति इस विरोध को तुरंत वापस ले रही है। दोस्तों मौसम के गड़बड़ाए हुए मिजाज ने खेती की सेहत को बिगाड़ दिया है। जी हां, किसानों की माने तो मौसम का उलटफेर रबी की लगभग सभी फसलों को प्रभावित कर रहा है। आलू फसल झुलसा रोग की चपेट में आ रही है। जी हां, उसके साथ ही सरसों की फसल को लाही कीट ने जकड़ना शुरू कर दिया है, जिससे किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खींचने लगी है। जी हां, इसको लेकर कृषि विभाग की ओर से किसानों को फसल का बचाव करने को लेकर जागरूक किया जा रहा है। जी हां, बिहार में पिछले एक सप्ताह से मौसम कहीं ज्यादा अधिक खराब चल रहा है। जी हां, खराब मौसम का असर अब खेती पर भी दिखाई दे रहा है। कभी पाला, कभी कोहरा तो कभी सर्द हवाओं ने आलू एवं सरसों की खेती को भारी प्रभावित किया है। जी हां, आलू फसल में झुलसा रोग ने दस्तक दे दी है, जिससे किसानों में चिंता बढ़ गई है। जी हां, साथ ही सरसों की फसल को लाही कीट ने जकड़ना शुरू कर दिया है। इसके चलते दोनों फसलों के उत्पादन में गिरावट की संभावना बढ़ गई है। दोस्तों किशनगंज जिले की सबसे बड़ी मंडी बिशनपुर बाजार को SH99 से जोड़ने की मांग पूर्व विधायक मुजाहिद आलम ने की है। इसके लिए उन्होंने पथ निर्माण विभाग और पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा से मुलाकात की है। बिशनपुर बाजार से कैरी बीरपुर चौक तक लगभग 1.75 किलोमीटर लंबी सड़क को मौलाना असरारुल हक कासमी एक्सप्रेस वे जोड़ने का आग्रह किया है। यह जानकारी देते हुए पूर्व विधायक ने कहा कि मौलाना असरारुल हक कासमी एक्सप्रेस वे बिशनपुर होते हुए चैनपुर, अरसुरा और सिंघारी होकर गुजरती है। बिशनपुर से कैरी बीरपुर चौक तक SH99 तक 1.75 किलोमीटर सड़क का संपर्क इससे छूट गया है। जी हां, जिस पर अपर मुख्य सचिव ने मुख्य अभियंता को जांच करके आगे की कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। दोस्तों बिहार की राजधानी पटना में स्थित सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को प्रतिष्ठित महावीर पुरस्कार के लिए चुना गया है। जी इन्हें पुरस्कार में 10 लाख रुपए का नगद एवं प्रशस्ति पत्र और फिर एक स्मृति चिन्ह भी दिया जाएगा। यह पुरस्कार 29 जनवरी को चेन्नई में एक समारोह में कुमार को प्रदान किया जाएगा। जी हाँ, यानी कि आनंद कुमार को प्रदान किया जाएगा। तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित समारोह में मुख्य अतिथि होंगे और पुरस्कार प्रदान करेंगे। हर साल दिया जाने वाला यह प्रतिष्ठित पुरस्कार भगवान महावीर फाउंडेशन की ओर से स्थापित किया गया है। इसकी स्थापना 1994 में एन सुगल चंद जैन ने की थी। साथ ही आपको बता दूं कि आनंद कुमार पिछले 18 सालों से भारत के प्रीमियर ITI जे के लिए 30 छात्रों को मुफ्त में प्रशिक्षण देने के लिए एक अत्यधिक नवीन सुपर 30 कार्यक्रम चलाने के लिए जाने जाते हैं। यह सफलता की दर अभूतपूर्व रही है, जिसमें वंचित वर्गों के छात्रों को प्रीमियर संस्थानों में प्रवेश करके एक पीढ़ीगत परिवर्तन देखा गया है। इससे पहले आनंद कुमार को 2017 में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा राष्ट्रीय बाल कल्याण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। शिक्षा के क्षेत्र में बिहार सरकार का सर्वोच्च पुरस्कार मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा पुरस्कार नवंबर 2010 में देकर सम्मानित किया गया था। दोस्तों बिहार में सीतामढ़ी जिले के बथनाहा विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक अनिल कुमार ने बीपीएससी की मुख्य परीक्षा पास कर ली है। 24 जनवरी को बीपीएससी की ओर से जारी मुख्य परीक्षा परिणाम में वे सफल हो गए हैं। साल 2012 में बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले विधायक अनिल कुमार ने बताया कि वे एक प्रशासनिक अधिकारी नहीं बल्कि एक विधायक के रूप में ही जनता की सेवा करना चाहते हैं, इसलिए साक्षरता कार्य में शामिल नहीं होने का निर्णय लिया है। बथनाहा MLA पहले प्रयास में ही ये सफलता हासिल कर ली है।
है। विधानसभा चुनाव में मिले अपार जनाधार का कद्र करते हुए विधायक ही बने रहेंगे। उन्होंने बताया कि बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद उनके माता पिता की तमन्ना थी कि वे सरकारी अफसर बनूं। इसी को लेकर वर्ष 2017 में जब बीपीएससी की ओर से वैकेंसी निकली थी तो आवेदन किया था। जी वर्ष 2019 में मेंस की परीक्षा हुई थी। उन्होंने बताया कि इंजीनियरिंग करने के बाद झारखंड में डिजाइन इंजीनियर एवं रिलायंस इंडस्ट्री में भी नौकरी कर चुके हैं। दोस्तों, संसद द्वारा पारित नए कृषि कानूनों को लेकर विपक्ष की राजनीति को बिहार में जमीन नहीं मिल रही है। इसके बावजूद विपक्षी दलों की उम्मीद नहीं टूटी है। जी हां, दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में गणतंत्र दिवस के दिन पटना में भी ट्रैक्टर मार्च निकालने की कोशिश हुई। इससे पहले कांग्रेस, जन अधिकार पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी पटना में अलग अलग राजभवन मार्च निकाल चुकी है। अब महागठबंधन में शामिल सभी दल यानी कि राजद, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी मिलकर इस मुद्दे पर मानव श्रृंखला बनाने की तैयारी में है। जी हां, महात्मा गांधी के शहादत दिवस पर यानी कि 30 जनवरी को किसानों के समर्थन में महागठबंधन समर्थक मानव श्रृंखला बनाएंगे। जो कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के लिए 2 मीटर की दूरी बनाकर खड़ा होने का फैसला किया गया है। पटना जिले में इसे सफल बनाने के लिए सोमवार को आर ब्लॉक स्थित स्नातक भवन में बैठक आयोजित की गई थी। जी इस बैठक में शामिल नेताओं ने विरोध को प्रभावशाली बनाने के लिए रणनीति बनाई है। दोस्तों, कोसी में दुधारू पशु बांझ पंच के शिकार हो रहे हैं। जी हां, देसी पशुओं का पालन कम होने की वजह से यह समस्या आ रही है। अधिक दूध देने वाले लोग अब संकर नस्ल के मवेशी पालते हैं। संकर नस्ल की मवेशी को अनुकूल वातावरण नहीं मिल रहा है, जिससे बांझपन की समस्या आती है। जी हां, बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में बढ़ रहे दूध की मांगों की आपूर्ति या फिर पशुपालकों द्वारा अधिक दूध की चाहत में जहां एक तरफ देसी गाय का पालन हाशिए पर है यानी कि नहीं बराबर है, वही संकर नस्लों की गाय लोगों के लिए पहली पसंद बन गई है। जी हां, संकर नस्लों के गायों के बांझपन की समस्या पशुपालकों के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है। इन गायों के लिए जहां कोसी की जलवायु फिट नहीं बैठ रही है, वहीं कई ऐसे कारण भी है जो बांझपन का कारण बन रहे हैं। दोस्तों, बिहार में सरकारी नौकरी पाने की चाहत रखने वाले युवाओं के लिए वर्ष 2021 काफी लकी साबित होने वाला है। जी हां, अकेले बीपीएससी और बिहार पुलिस के जरिए 27,000 से अधिक सरकारी नौकरियां इस साल मिलने वाली है। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में सरकारी नौकरी और फिर रोजगार बड़ा मुद्दा रहा है। अब सरकार इस मुद्दे पर काफी गंभीर है। जी हां, नतीजा है कि नई बहालियों के साथ ही पुरानी भर्ती प्रक्रियाओं को भी अब गति देने की कोशिश शुरू हो गई है। कोरोना संक्रमण और फिर बिहार विधानसभा चुनाव के कारण बिहार में चल रही कई नियुक्ति प्रक्रिया प्रभावित हुई है। कोरोना संक्रमण का असर कम हुआ है। अब सभी नियुक्तियां संस्थाएं अब परीक्षा आयोजित करने लगी है। ऐसे में बिहार लोक सेवा आयोग, पुलिस विभाग आदि में 2021 में लगभग 27,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। इन पदों पर सभी प्रक्रियाएं दिसंबर 2021 तक पूरी कर ली जाएगी। इसमें मार्च 2021 तक ही पुलिस विभाग में लगभग 17,000 पदों पर बहाली प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। दोस्तों, बिहार पुलिस में बढ़ती उम्र और फिर बढ़ती तोंद वाले सिपाहियों और अधिकारियों के लिए अब मुश्किल होने वाली है। जी हां, अब उन्हें रिटायरमेंट की उम्र तक नौकरी करने के लिए खुद को काम के लायक बनाए रखना होगा और इसे हर साल 2 बार साबित भी करना होगा। जी हां, अगर वो ऐसा करने में सक्षम नहीं उतरते हैं तो फिर सरकार उन्हें जबरन रिटायरमेंट पर भेज देगी। जी हां, बिहार सरकार का गृह विभाग 50 वर्ष से अधिक उम्र के सरकारी पुलिस कर्मियों की कार्य दक्षता की समीक्षा करेगा। इसके लिए 2 समितियों का गठन किया गया है। जी हां, हर साल जून और दिसंबर माह में प्राप्त आवेदनों के आधार पर बैठक का आयोजन होगा, जिसमें बुजुर्ग कर्मियों की कार्य दक्षता के अनुसार आगे कार्रवाई करने की अनुशंसा की जाएगी। दोस्तों, अररिया जिला के रानीगंज प्रखंड के हसनपुर पंचायत में चिड़ियाघर बनाने की हरी झंडी मिल गई है। चिड़ियाघर बनाने को लेकर वन विभाग द्वारा प्रारूप भी तैयार करके सरकार को भेज दिया गया है। जी हां, करोड़ों की लागत से रानीगंज वृक्ष वाटिका को चिड़ियाघर के रूप में विकसित किया जाएगा। इससे क्षेत्र में न सिर्फ रोजगार के अवसर मिलेंगे बल्कि टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। जी हां, बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद का वृक्ष वाटिका का निरीक्षण प्रोग्राम है। जी हां, इससे लोगों की उम्मीद और बढ़ गई है। क्षेत्र का कायाकल्प होने वाला है। जी हां, इसकी चर्चा जोरों पर हो रही है कि बहुत जल्द रानीगंज में चिड़ियाघर बनाने का काम शुरू हो जाएगा। जी हां, रानीगंज वृक्ष वाटिका जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। पूर्णिया फारबिसगंज SH 77 के पूर्व किनारे हसनपुर पंचायत के बालू धीमा गांव है। यह स्थल बिहार सरकार द्वारा अधिसूचित वन भूमि है।
दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि के सिस्टम में सेंध लगाकर 20,48,000 आयोग अभ्यर्थियों ने 1364 करोड़ रुपए डकार लिए हैं। जी हां, इनमें से सबसे ज्यादा पंजाब के किसान हैं। जी हां, इसके बाद असम, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार और उत्तर प्रदेश का नंबर आता है। जी हां, इन आयोग लाभार्थियों में आधे से अधिक आयकर दाता हैं। बाकी 44.41% वे किसान हैं जो योजना की अर्हता पूरी नहीं करते हैं। जी हां, आयोग लाभार्थियों को भुगतान की गई राशि वसूलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। गलत तरीके से लिया गया पैसा वापस नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। आरटीआई से मांगी गई सूची के मुताबिक पंजाब में सबसे अधिक 4,74,000 आयोग लाभार्थी है। दोस्तों गणतंत्र दिवस के दिन यानी कि 26 जनवरी को दिन भर दिल्ली की सड़कों से लेकर लाल किले तक चले किसानों के बवाल और फिर उपद्रव के बाद अब आरजेडी ने इस मसले पर सरकार को घेरा है। जी हां, आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने पूछा है कि सरकार के पास एजेंसी थी, उसने क्या किया। मनोज झा ने दिल्ली में हुई इस घटना के बाद प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि उस दिन जो हुआ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। दिल्ली की हिंसा की घटना कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि इस घटना के बहाने किसान आंदोलन और खेतीहार समाज के इस आंदोलन का दान विकरण ना किया जाए। साथ ही मनोज झा ने कहा है कि संयुक्त किसान मोर्चा ने तुरंत अपने आप को इससे अलग किया था। जी हां, सरकार के पास एजेंसी थी, उसने क्या किया। उन्होंने कहा है कि सरकार को सोचना चाहिए था कि उसके पास इतनी बड़ी फोर्स है, लेकिन क्या हुआ। इस राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा है कि सरकार ने अहंकार और हथकंडा दिखाई है। संसद के भीतर भी किसानों के इस मुद्दे को हम उठाएंगे। जी हां, आपको बता दें कि मंगलवार 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर आंदोलनकारी किसानों ने दिल्ली में ट्रैक्टर रैली और फिर परेड निकाली थी। जी, इस दौरान लाल किला समेत कई जगहों पर जमकर हिंसा और उपद्रव हुआ। दोस्तों 1 फरवरी 2021 से आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े कई नियम बदलने वाले हैं। जी, इनमें एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम और एटीएम से पैसा निकालने जैसे नियम शामिल है। जी, 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट भी पेश करेगी, जिसमें वह प्रोडक्ट पर सीमा शुल्क बढ़ाया फिर घटा सकती है, जिससे वह प्रोडक्ट को आगे महंगे या सस्ते हो सकते हैं। जी, तो आइए जानते हैं इन नियमों के बारे में कि 1 फरवरी से क्या क्या नियम बदलने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि 1 फरवरी से गैस सिलेंडर के दाम बदलने वाले हैं। जी, 1 फरवरी से सिलेंडर की कीमत में बदलाव होगा। हालांकि बीते साल दिसंबर में 2 बार रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ चुकी है। इस साल जनवरी में कंपनियों ने दाम नहीं बढ़ाए थे। जी हां, अब फरवरी महीने में देखना होगा कि कंपनियां दाम बढ़ाएगी या फिर नहीं। जी हां, हर महीने की पहली तारीख को कंपनियां रसोई गैस सिलेंडर और कमर्शियल सिलेंडर के दाम तय करती है। उसके बाद अब बात करते हैं एटीएम से पैसे निकालने के बारे में। जी हां, पंजाब नेशनल बैंक 1 फरवरी से अपने एटीएम से पैसे निकालने के नियमों में बदलाव करने जा रहा है। जी हां, पंजाब नेशनल बैंक ने देश भर में बढ़ते एटीएम फ्रॉड को रोकने के लिए बड़ा सराहनीय कदम उठाया है। जी हां, अगर आपका भी पंजाब नेशनल बैंक में खाता है तो फिर आपके लिए यह काम की खबर है। 1 फरवरी से पंजाब नेशनल बैंक ग्राहक और ईएम भी एटीएम मशीन से पैसे नहीं निकाल पाएंगे। जी हां, पंजाब नेशनल बैंक ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। आपको बता दें कि नॉन ईएमवी एटीएम या फिर गैर ईएमवी एटीएम वो होते हैं जिनमें एटीएम या फिर डेबिट कार्ड का इस्तेमाल लेन देन के लिए नहीं किया जाता है। इन मशीनों में डेटा कार्ड मैग्नेटिक पट्टी के जरिए भरा जाता है। उसके बाद अब बात करते हैं बजट के बारे में कि 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगे। जी हां, 1 फरवरी को पेश किए जाने वाले आम बजट में कई वस्तुओं पर सीमा शुल्क में कटौती कर सकती है, जिसमें फर्नीचर के कच्चा माल, तांबा, भंगार, कुछ रसायन, दूरसंचार उपकरण और रबर उत्पाद आदि शामिल है। जी हां, सूत्रों से यह जानकारी मिली है कि पॉलिश किए गए हीरो, रबर के सामान, चमड़े के कपड़े, दूरसंचार उपकरण और कालीन जैसे 20 से अधिक उत्पाद पर आयात शुल्क में कटौती की जा सकती है। इसके अलावा फर्नीचर बनाने में इस्तेमाल होने वाले कुछ बिना रद्दी लकड़ियां और फिर हार्डबोर्ड आदि पर सीमा शुल्क पूरी तरीके से खत्म किया जा सकता है। दोस्तों भारत में लड़कियों को देवी का दर्जा दिया जाता है। जी हां, उनके विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से कई तरह की योजनाएं चलाई जाती है। इसी कड़ी में कुछ दिन पहले उत्तराखंड में एक लड़की को एक दिन का मुख्यमंत्री बनाया गया था। जी हां, बिहार के बेगूसराय में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो खिलाड़ी 23 वर्षीय अंजलि कुमारी को एक दिन के लिए बलिया थाने का थाना अध्यक्ष बनाया गया। 72वें गणतंत्र दिवस के मौके पर कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत यह कदम उठाया गया। जी हां, कार्यभार संभालने के बाद अंजलि कुमारी को पहला आवेदन बलिया बाजार में अतिक्रमण को लेकर दिया गया। थाना अध्यक्ष और आईपीएस अधिकारी अवधेश सरोज ने बताया कि फिल्म नायक में अनिल कपूर को एक दिन का सीएम बनाने की तर्ज पर ही यह कदम उठाया गया। जी हां, अंजलि कुमारी इंटरनेशनल खिलाड़ी है। इस कदम से ग्रामीण क्षेत्र में मैसेज जाएगा कि महिलाएं कुछ भी कर सकती है। जी हां, आपको बता दें कि बिहार में जहां पंचायती राज संस्थानों के चुनाव में महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया गया है,
दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में भले ही एनडीए का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा हो, लेकिन जेडीयू चुनाव आंकड़ों में काफी पिछड़ गई है। इस निराशाजनक प्रदर्शन के बाद अब पार्टी ने बड़े स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी है। जी हाल ही में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने संगठन में बड़े स्तर पर बदलाव करते हुए हारने वाले पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद और पूर्व विधायकों को जिले की जिम्मेवारी सौंपी है। तो वहीं अब पार्टी ने जनता के बीच अपनी बात पहुंचाने के लिए मुख्य पत्र जेडीयू संविधान जारी किया है। जी हां, 2 भाषा में जारी हुआ मुख्य पत्र बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बार बार कहते हैं कि वे बोलने से ज्यादा काम करने में विश्वास करते हैं, लेकिन चुनाव के नतीजों के बाद वे कई मौकों पर यह कह चुके हैं कि उनके कामों की जानकारी जनता के बीच नहीं पहुंच पाई है। इसीलिए पार्टी ने अब अपना मुख्य पत्र जारी किया है। दोस्तों, पिछले साल कोरोना महामारी के चलते भारत में नौकरी के मौके भले ही घटे हो, लेकिन एक सर्वेक्षण के मुताबिक 53% कंपनियों का कहना है कि वे 2021 में अपने कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की तैयारी कर रही है। जी हां, भारत में 74% से अधिक टेक कंपनियां अपने स्टाफ की संख्या को 14% से अधिक बढ़ाने की सोच रही है। प्रोफेशनल सर्विस देने वाले फर्म माइकल पेज इंडिया की टैलेंट ट्रेडर्स 2021 रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में कम से कम 53% कंपनियां 2021 में नई भर्तियां करने की तैयारी कर रही है। यह रिपोर्ट में कहा गया है कि महामारी के चलते भर्ती संबंधित गतिविधियों में 2020 के दौरान 18% की कमी आई थी। माइकल पेज इंडिया के प्रबंधक निदेशक निकोल डुमोलिन ने कहा है कि प्रौद्योगिकी और फिर स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में अच्छी काम गतिविधियां देखी गई है। इसके अलावा इंटरनेट आधारित व्यवसाय जैसे ई कॉमर्स और शिक्षा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भी अपेक्षाकृत मजबूत मांग जारी करने की उम्मीद है। दोस्तों, राजधानी दिल्ली में मंगलवार को किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान भड़की हिंसा के सिलसिले में दिल्ली पुलिस ने कुल 22 एफआईआर दर्ज की है। जी हां, दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक ईस्टर्न रेंज में 5 एफआईआर दर्ज की गई है। यह एएनआई के अनुसार, यानी कि एएनआई न्यूज के अनुसार दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने बताया कि कल किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा के संबंध में 22 एफआईआर दर्ज की गई है। जी हां, दिल्ली पुलिस ने कहा है कि झड़पों में कुल 83 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। किसानों द्वारा ट्रैक्टर रैली दिल्ली में कई स्थानों पर हिंसा देखी गई, क्योंकि प्रदर्शनकारी पुलिस से भिड़ गए और बैरिकेड तोड़ दिए। जहां प्रदर्शनकारियों ने लाल किले के परिसर को तोड़ दिया और फिर प्राचीर से झंडा फहराया। राष्ट्रीय राजधानी के आईटीओ क्षेत्र के पास हिंसा भड़की, क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने ट्रैक्टर से तैनात पुलिसकर्मियों को डराने और फिर यहां तक कि कुचलने की कोशिश की। इस दौरान कई स्टेशनों पर मेट्रो सेवाएं रोक दी गई और सड़कों पर यातायात को भी डायवर्ट कर दिया गया। दोस्तों, 42 महीनों के अंदर महात्मा गांधी सेतु के समांतर नया पुल बनकर तैयार हो जाएगा। इसके लिए काम शुरू भी हो चुका है। बुधवार को पथ निर्माण मंत्री मंगल पांडे और बिहार के पूर्व पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव पुल निर्माण स्थल का निरीक्षण करने पहुंचे और वहीं ये बातें कही। जी हां, बुधवार को मंगल पांडे और नंदकिशोर यादव पटना सिटी के गाय घाट पहुंचे, जहां महात्मा गांधी सेतु के समांतर बनने वाले नए पुल के निर्माण कार्य स्थल का जायजा लिया। जी हां, पुल निर्माण कंपनी द्वारा गाय घाट में बनाए गए कार्यकाल का जायजा लिया। इस दौरान पथ निर्माण मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि महात्मा गांधी सेतु के पश्चिमी लेन में बनने वाले 4 लेन के सेतु का निर्माण कार्य आरंभ हो चुका है। हाजीपुर के वैशाली क्षेत्र और फिर पटना क्षेत्र में स्कूल के दोनों सिरे का निर्माण कार्य सुचारू रूप से चले। इसके लिए विभागीय अभियंताओं के साथ बातचीत की जा रही है और फिर तय समय में कुल निर्माण का काम पूरा कर लिया जाएगा। दोस्तों, अगर आप जमीन का नक्शा लेना चाहते हैं तो अब आपको जमीन के नक्शे के लिए पटना के गुलजारी बाग प्रवेश नहीं करना पड़ेगा। जी हां, अब आज के जमाने में एक जिले का नक्शा दूसरे जिले से भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही आप दिल्ली और मुंबई में भी बिहार का नक्शा ले सकते हैं। जी हां, बिहार के 34 जिलों के अंदर अंचल से आप 150 रुपए प्रति सीट देकर जमीन का नक्शा ले सकते हैं। इसके साथ ही बिहार से बाहर 2 स्थानों पर बिहार से जुड़े नक्शे लेने की व्यवस्था की गई है। जी हां, पहला कुर्ला बांद्रा मुंबई से और फिर दूसरा बिहार भवन दिल्ली से। इन दोनों स्थानों पर प्लॉटर मशीन लगाई गई है, जहां से आप बिहार का नक्शा निकलवा सकते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने बुधवार को आरोप लगाया है कि दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर आयोजित किसानों की ट्रैक्टर रैली में केंद्र सरकार ने हिंसा करवाई है। जी हां, वरिष्ठ नेता ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भी आरोप लगाए हैं और कहा कि किसानों के आंदोलन को बदनाम करने के लिए यह केंद्र सरकार की सुनियोजित साजिश थी। जी हां, उज्जैन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा कि दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर रैली में हिंसा गृह मंत्री अमित शाह की ओर से कराई गई। जी हां, प्रदर्शनकारी खालिस्तानी या फिर पाकिस्तानी नहीं थे,
वे अमित शाह के चुनिंदा सरकारी अधिकारी थे। दिग्विजय सिंह ने दीप सिद्धू की ओर इशारा करते हुए कहा है कि एक आरोपी बीजेपी सांसद सनी देओल का करीबी पाया गया है और उसकी तस्वीर पीएम नरेंद्र मोदी के साथ भी है। जी हाँ, ये दिल्ली में किसानों के विरोध को स्थगित करने के लिए केंद्र सरकार का एक प्रायोजित कार्यक्रम था। दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान जिस तरीके से प्रदर्शनकारी किसान उग्र हुए और वे दिल्ली के लाल किले तक पहुंचे, उसके बाद इस आंदोलन पर सवाल खड़े होने लगे हैं। जी हां, लाल किले पर निशान साहिब का झंडा फहराने के बाद किसानों का प्रदर्शन कटघरे में खड़ा हो गया है। जी हां, आरोप है कि पंजाबी एक्टर और सिंगर दीप सिद्धू ने ही प्रदर्शनकारी किसानों को लाल किले पर जाने के लिए उकसाया, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने लाल किले पर निशान साहिब का झंडा फहरा दिया। जी हां, अब इस पूरे मामले में चौतरफा घेरने के बाद दीप सिद्धू ने स्वीकार किया है कि उन्होंने निशान साहिब का झंडा फहराया है। जी हां, अपने ऊपर लग रहे आरोप पर दीप सिद्धू ने कहा है कि मैंने और मेरे समर्थकों ने राष्ट्रीय ध्वज को नहीं हटाया, हमने वहां निशान साहिब का झंडा लाल किले पर विरोध के प्रतीक के तौर पर लगाया। जी हां, निशान साहिब का झंडा सिख धर्म का निशान है, जिसे हर गुरुद्वारे के बिल्डिंग में देखा जा सकता है। मंगलवार शाम को दीप सिद्धू ने एक वीडियो फेसबुक पेज पर जारी किया है, जिसके दावा है कि यह सब कुछ पूर्ण योजित नहीं था। जी हां, लिहाजा इसे सांप्रदायिक रंग नहीं देना चाहिए। दीप सिद्धू ने कहा है कि सांकेतिक तौर पर अपने विरोध प्रदर्शन को दर्ज कराने के लिए हमने निशान साहिब और फिर किसानों के झंडे को लगाया है और किसान मजदूर एकता का नारा भी लगाया। जी हां, यह झंडा देश की विविधता में एकता को दर्शाता है। दोस्तों, किसान आंदोलन को लेकर जारी विवाद के बीच बुधवार को बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी का अजीबोगरीब बयान सामने आया है। जी हां, उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में आयोजित एक पार्टी के कार्यक्रम के दौरान कहा है कि किसान आंदोलन के नाम पर दिल्ली की बॉर्डर पर पिछले 2 महीनों से जो धरना चल रहा है, उसमें कोई भी गरीब किसान आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। सूट बूट वाले, जूता जींस, महंगी घड़ी पहने, जिनके घरों में एयर कंडीशनर है, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों पर चलते हैं, वे लोग धरना पर बैठे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर ये 3 कृषि कानून किसान विरोधी होता तो फिर बिहार यूपी के किसान सड़कों पर होते। यहां के किसानों को किसी ने सड़कों पर नहीं देखा, सिर्फ एक राज्य के किसान इस आंदोलन के अंदर सरकार का विरोध कर रहे हैं। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि मैं देश भर के किसानों को, खास करके बिहार के किसानों को धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने आरजेडी कांग्रेस के भारत बंद को नकार दिया। बिहार में जिस तरीके से उन्होंने भारत बंद को नकारा है, उसी तरीके से वे 30 तारीख को होने वाले मानव श्रृंखला को नकार देगी। इस कार्यक्रम में आरजेडी के कार्यकर्ता हो सकते हैं, लेकिन बिहार का कोई भी किसान उसमें शामिल नहीं होगा, क्योंकि बिहार का किसान नरेंद्र मोदी के साथ है। दोस्तों, अगर आप भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं और उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, तो फिर आपके लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि योगी सरकार अब ऐसे 12 लाख लाभार्थी को किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि केसीसी जारी करने जा रही है। ऐसे में अगर आप भी इस किसान क्रेडिट कार्ड के लिए योग्य हैं, तो फिर आसानी से आवेदन कर सकते हैं। पीएम किसान के इन 12 लाख लाभार्थियों को केसीसी यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के बीच बातचीत हो चुकी है। जी हां, बहुत जल्द ही केंद्र की तरफ से इस बारे में निर्देश जारी किए जाएंगे। जी हां, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के कुल 2 करोड़ 43 लाख लाभार्थी हैं। जी, इनमें से 1 करोड़ 53 लाख किसानों ने किसान क्रेडिट कार्ड बनवा लिया है, जबकि करीब 90 लाख किसानों ने किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन भी नहीं किया है। दोस्तों, किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान 26 जनवरी को हुए भारी बवाल के बीच किसान नेता सतनाम सिंह पन्नू ने दीप सिद्धू को लेकर बड़ा आरोप लगाया है। जी हां, उन्होंने कहा है कि दीप सिद्धू सरकार के आदमी हैं और उनकी जांच होनी चाहिए। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के सतनाम सिंह पन्नू ने कहा है कि लाल किले पर जो हुआ उसके लिए दीप सिद्धू जिम्मेदार है। उसे पुलिस और प्रशासन ने लाल किले की ओर से बढ़ने से क्यों नहीं रोका, इसकी जांच होनी चाहिए। जी हां, वह सरकार का आदमी है। दीप सिद्धू की इसमें क्या भूमिका थी, इसकी भी जांच होनी चाहिए। हमारा उसमें कोई भी संबंध नहीं है। आपको बता दूं कि दीप सिद्धू एक पंजाबी अभिनेता है जो ट्रैक्टर रैली के दौरान लाल किले पर प्रदर्शनकारियों द्वारा धार्मिक झंडा फहराए जाने की घटना के दौरान मौजूद रहे थे। जी हां, किसान संगठनों का कहना है कि सिद्धू के कहने पर ही प्रदर्शनकारी उग्र हुए और तय रूटों से अलग जाकर लाल किले तक पहुंच गए और वह धार्मिक झंडा फहराया। जी हां, गौरतलब है कि सिद्धू 2019 के आम चुनाव में गुरदासपुर के सांसद सनी देओल के चुनाव प्रभारी थे। जी हां, दीप सिद्धू ने तब सनी देओल के लिए जमकर प्रचार भी किया था। हालांकि बाद में पिछले साल दिसंबर में सनी देओल ने सिद्धू से दूरी बना ली थी। लाल किले के विवाद से खुद को दूर करते हुए सतनाम सिंह पन्नू ने यह भी कहा था कि जो कुछ हुआ उसमें सरकार की साजिश थी। मुकरबा चौक पर दिल्ली पुलिस के बैरिकेड को सतनाम सिंह पन्नू और उनके किसान मजदूर संघर्ष समिति के सदस्यों द्वारा सबसे पहले तोड़ने की सवाल पर किसान नेता ने कहा कि जब पुलिस ने रोका तभी बैरिकेड तोड़े गए।
दोस्तों वैसे तो मशरूम की खेती कई जगह पर होती है, लेकिन बटन मशरूम का उत्पादन कुछ ही जगहों पर किया जाता है, चुनिंदा जगहों पर यह खेती किया जाता है। जी हां, बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के नौतन प्रखंड के अंतर्गत पकड़िया बेलवा गांव के उपेंद्र कुमार एक ऐसे शख्सियत हैं जो मटन मशरूम की खेती कर रहे हैं। जी खेती करके इस क्षेत्र में बागवानी के इतिहास में कीर्तिमान स्थापित किया है। उनका कहना है कि बटन मशरूम की खेती उत्तर बिहार में समस्तीपुर को छोड़कर पहली बार की जा रही है। जानकार बताते हैं कि मशरूम कई तरीके के होते हैं, लेकिन इस क्षेत्र में ऑयस्टर मशरूम, मिल्की मशरूम और बटन मशरूम की खेती हो सकती है। इसमें बटन मशरूम की खेती के लिए 18 से 22 डिग्री सेल्सियस तक ही तापमान चाहिए। इसके ऊपर तापमान से बटन मशरूम नहीं होगा। उपेंद्र से लगाई यूनिट से बटन मशरूम का उत्पादन शुरू हो गया है। जी और प्रतिदिन 1 टन से 1.5 टन मशरूम का उत्पादन हो रहा है। उनका कहना है कि बटन मशरूम का उत्पादन मार्च महीने तक सामान्य रूप से होगा। उनके द्वारा उत्पादित मशरूम पूर्वी चंपारण, गोरखपुर, सिलीगुड़ी, रक्सौल, नेपाल और पटना में भी भेजे जा रहे हैं। जहां उपेंद्र कृषि स्नातक हैं और अपनी जीविका का आधार मशरूम की खेती को ही बना दिया है। दोस्तों राजद और जेडीयू के कई नेता बुधवार को भाजपा प्रदेश मुख्यालय में भाजपा में शामिल हो गए। जी हां, भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने वाले में सीतामढ़ी के पूर्व सांसद और राज्य सरकार में पूर्व मंत्री रहे सीताराम यादव का भी नाम शामिल है। इसी तरीके से बथनाहा की पूर्व विधायक नगीना देवी, राजद से पटना सिटी से चुनाव लड़ चुके संतोष मेहता, पटना नगर निगम की डिप्टी मेयर मीरा कुमारी का नाम भी प्रमुख रूप से शामिल है। जी हां, भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री एवं बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल की मौजूदगी में राजद और जेडीयू के कई नेता भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। दोस्तों राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी ने बिहार के सभी जिलों में कार्यक्रम पदाधिकारियों की नियुक्ति की है। इन पदाधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वे पार्टी के कार्यक्रमों को जिलों में सफल बनाएंगे। जी हां, राज्य के मुख्य विपक्षी दल ने बुधवार को यह फैसला लिया है। जी हां, फिलहाल पार्टी बिहार में किसान जागरूकता सप्ताह मना रही है। 30 जनवरी को इसके समापन अवसर पर किसान बिल के विरोध और फिर किसानों के समर्थन में आरजेडी समेत महागठबंधन के सभी दल मानव श्रृंखला बनाएंगे। दोस्तों गणतंत्र दिवस के मौके पर देश की राजधानी दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च के दौरान हुए उपद्रव के बाद विवाद जारी है। जी हां, आंदोलनकारी किसानों ने केंद्रीय एजेंसियों पर उनके आंदोलन को बदनाम करने की साजिश का आरोप लगाया है, जबकि कई पार्टियों के नेता मंगलवार को दिल्ली में हुई हिंसा का किसानों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। जी हां, इसी क्रम में बिहार विधान परिषद की सदस्य और बीजेपी नेता सैयद शाहनवाज हुसैन का इस पूरे मामले पर एक बयान सामने आया है। जी हां, बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा है कि कल लाल किला पर हुए उपद्रव में जो लोग शामिल थे उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए और सख्त सजा मिलनी चाहिए। जी शाहनवाज हुसैन बिहार विधान परिषद के सदस्य होने के साथ साथ वे बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। जी ऐसे में किसान आंदोलन को लेकर उनका यह बयान अहम है। दोस्तों मुंगेर में बेहतर चिकित्सीय सुविधा की आस लिए सदर अस्पताल पहुंच रहे मरीजों को दवा से ज्यादा दुआ के भरोसे रहना पड़ रहा है। जी हां, इसकी मुख्य वजह है कि अस्पताल में जरूरी दवाओं का भी अभाव है। जी हां, अस्पताल में खांसी, उल्टी, सांस फूलने सहित एंटीबायोटिक दवाओं का अभाव है, जिससे मरीजों को प्राइवेट दवा दुकानों से दवा खरीदने पड़ रही है। जी हां, पहले अस्पताल में दवाओं की कमी होने पर स्थानीय स्तर पर भी दवा की खरीदारी की जाती थी, लेकिन अब बजट की हवाला देकर स्थानीय स्तर पर दवा की खरीदारी नहीं की जा रही है। जी हां, विभाग के एक कर्मी ने बताया कि पटना से जो सप्लाई आ रही है उसमें कई गैर जरूरी दवाइयां आ रही है। जिस दवा की सर्वाधिक आवश्यकता है वह दवाई नहीं आ रही है। दोस्तों गन्ने की खेती के लिए महत्वपूर्ण माने जाने वाले पश्चिमी चंपारण के किसानों को उस समय एक बहुत बड़ा झटका लगा है जब चनपटिया चीनी मिल बंद हो गई। जी हां, इस चीनी मिल के बंद होने से 103 गांवों से जुड़े अधिकांश किसान प्रभावित हो गए हैं। हालांकि विभाग ने इस गांव से जुड़े किसानों को बगल के चीनी मिलों से टेक कर दिया है, लेकिन चालान मिलने पर समस्या एवं ढुलाई खर्च बढ़ जाने से ऐसे किसान गन्ने की खेती छोड़ दी है। नकदी फसल गन्ने की जगह उन्हें धान, गेहूं, दलहन, मक्का आदि के ही विकल्प के रूप में अपनाना पड़ा। यह दूसरी नकदी फसल के रूप में उन्हें अब भी विकल्प की तलाश है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।